कितना बोलती है, दिल को ऐसे आके ढस करके लगती हैं वो लाइनें। इसने तो शर्त रख दी, फराज बहुत हर्ट हुआ। दे आर नॉट वरीड अबाउट सोसाइटी, दे आर नॉट वरीड अबाउट किसी और को नहीं पता, सिर्फ इनको इंटरनली पता है। उसका कहने का मकसद ये जो मुझे समझ आई है कि आपका फादर, आपको पता है कि आपका फादर का एजेंडा क्या था इस लड़की को अपने घर लाने। He didn't agree to what his father did for him. So he just gave the divorce thing thinking the father is going to do the thing, but he never followed up and all that. वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम के लिए। मैं ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल मोहम्मा का, जिसमें जुलेखा की एंट्री हो चुकी है शब्बीर जान के साथ। बहुत ही कमाल का ड्रामा दोबारा से हो गया है, बीच में थोड़ा सा डिप आया था लेकिन फिर स्काई रॉकेट गया है वो। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है एक और पाकीज़ा। शुरू से हमारा फेवरेट है। इस हफ्ते की 2 एपिसोड कैसी रही मीना जी से जानते हैं। So these were relatively slower in the sense कि इतना कुछ नहीं हुआ सवाए I think 2 चीज़ों के जिसमें बाप को पता चल गया है कि who did the shooting and क्या कहते हैं a sort of a slight rift between Pakiza and Faraz, whereas उसने clearly कह दिया कि इस सिचुएशन में तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, you know, so I think that is a message that's gone to him. But overall these are the 2 main events that happened. Mother going and telling the lawyer कि it is the Akbar, and of course माँ जो है वो क्या औरत है, नादिया क्या, मैं कहती हूँ क्या परफॉर्मेंस दी। I mean वो कितनी लाइनें उसके सीन्स में, कितना बोलती है और पता नहीं लगता, और दिल को ऐसे आके ढस करके लगती हैं वो लाइनें, और मीनिंग इट्स जस्ट अमेजिंग. सो बेसिकली इट्स अबाउट द मदर्स, meaning it is actually about a mother's what would be the word I'm looking for, and एक तो ना मेरी अंग्रेजी नहीं, it's her battle inside कि it's her favorite child and yet she's given him up, you know. I mean it's just amazing how it's very very touching, it's very deep, it's very क्या कहते हैं, and even the whole, I mean like Faraz, I feel so sorry for him, I feel so bad for him because he is such a sweet human being, he's such a wonderful person, and he's just not getting that across to the woman he loves. वो उसको बार बार उसके सामने एक रुकावट बन रही है. So these are the 2 main things that were, so there wasn't like a lot of things happened, but there was a court scene which was nice because court की इतनी बातें हो रही थी कि अब वो court scene आया, और obviously यासीन की हमको एक झलक मिली, वही चश्मे पहन के बैठा हुआ था. So slightly slower episodes, but needless to say just as gripping and just as enjoyable for me. So मेरे लिए तो it's always a नादिया। तो इस हफ्ते एपिसोड 23-24 में जो 2 मेन फीमेल कैरेक्टर्स, सारे बड़े कमाल हैं, लेकिन 2 जो कैरेक्टर्स हैं वो एक मर्द को बचा रहे हैं. पाकीज़ा बचा रही है भाई को, नादिया वन जो माँ है अपने बेटे को, एक ही मर्द को बचा रहे हैं. और उसके लिए नादिया वन तो डिनाइल में चली गई, फिर दोबारा इसका बेचारी का नहीं, नादिया वन बचा नहीं रही, बचा नहीं रही, बचाना चाहते हैं. उस वक्त देखा था तो ये तो मान ही नहीं रही थी पहले, इससे तो जाके बताया, इससे तो इससे बता, लेकिन फिर भी दोनों के लिए एक ही आदमी एक ही मर्द की वजह से परेशान है, बचाना चाहते हैं. ये कि हो क्या गया, वो ये कि जी मेरा भाई है तो इट्स ओके बस. और पाकीज़ा उसको बचाने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगी मुझे लगता है, क्योंकि फराज को ना पताना और इस तरह से जो आया है मोड़ के जहाँ फराज अब चाहता है कि दे शुड लिव लाइक हस्बैंड एंड वाइफ. बहुत प्यारे सीन थे, और उसका ये कहना कि भाई ये मुझे अपने मतलब जिस तरह वो नूरबरी से बात भी करती है, तो वो अब उनके स्टेज आई है लाइफ में, लेकिन इसने तो शर्त रख दी. फराज बहुत हर्ट हुआ उस पर.
और वाकई लग रहा है हमें कि जैसे बहुत वन साइडेड है, उसको पूरी बात नहीं पता, लेकिन बहुत वन साइडेड उसको लग रहा है कि सब मैं कर रहा हूँ और ये मेरे लिए क्यों नहीं कर रही, मैं तो गोली भी खा ली इसके लिए, बोल भी रहा है गोली भी तुम्हारे लिए खा ली, फिर भी तुम मतलब व्हाट डू यू नीड। और मुझे डर लग रहा है कि इसको छोड़ ना दे, कि जब उसको पता चलेगा कि अकबर जो है, ये अकबर साहब ने गोली चलाई और ये इसको छुपा रही थी, बचा रही थी। है नादिया अफगान, आई थिंक उसने सारी चीज़ें सोच के पहले तो वो उठ के चली गई ना, अब उसको ये हुआ है कि नहीं भाई ये तो बेटे को लाना ही पड़ेगा सामने। और उसका वो जुमला बहुत अच्छा है जो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा कि पिस्तौल वाला जब तक अपना पिस्तौल का निशाना पक्का ना कर लेना वो पिस्तौल चलाता रहता है। डर उसको ये कि ये आगे भी करेगा। और ड्रामे में बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि ऑनर किलिंग इज़ नॉट ओके, जो भी रीज़न हो कुछ भी हो। और उसमें बड़ा ज़रूरी है कि माँ बाप जो है ना बेटे को लेके जाएं इसको और इसको हवाले करें पुलिस स्टेशन में कि जी इसने बहन को, हमारी बेटी को मारा, बेटी को भी तो मारा है ना। हमारे यहाँ जो सिस्टम है जो होता है कि नहीं भाई माफ़ कर दो, अपने 2 बच्चे जाएंगे चलो एक चला जाए, नहीं दोनों जाएं, एक की जान ली है उसने, दूसरे को भी जो है सज़ा होनी चाहिए। बेचारी उसका क्या कसूर, कितनी लड़कियाँ ऐसे जान से जाती हैं। तो मुझे मैसेज बड़ा अच्छा लगा कि कभी ऐसा हो सोचे भी तो माँ बाप को जो है ना सज़ा देनी चाहिए ऐसे बेटे को। और बड़े अच्छे लाइन्स थे, उसने अपनी माँ का रेफरेंस दिया, उसके मेरी माँ के 10 बच्चे थे और सारा वो सीक्वेंस इतना खूबसूरत। और वो बी गुल सही कह रही थी कि सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इस ड्रामे का मुश्किल है ही माँ का बहुत। और इस एपिसोड में बाप भी रो पड़ा, हाय धाड़े मार मार के वो जहाँ उसका ब्रेक डाउन हुआ है ना जुमलों पे, बहुत। अधिका जी, मैं समझती हूँ कि ये ड्रामा एक सबक है इन कॉमन डिसेंसी। जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिनको अपना एक वो होता है कि इज़्ज़त और वो चीज़ें ठीक, लेकिन टू डू द राइट थिंग। दोनों माँ बाप का इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि एक बेटा उनका इतनी बड़ी हरकत करने जा रहा है, लेकिन फिर भी ना माँ रुकी ना बाप रुका। बाप पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया है ना टू हैंड हिम ओवर। तो एक कॉमन डिसेंसी में बहुत बड़ा सबक है कि जो इस किस्म के जो लोग होते हैं जिनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो दे आर नॉट वरीड अबाउट सोसाइटी, दे आर नॉट वरीड अबाउट किसी और को नहीं पता, सिर्फ इनको इंटरनली पता है कि ये अकबर ने ये हरकत की है और इनका एक अपना एक ज़ाती फ़ैसला है कि हम इसको हैंड ओवर करेंगे, हम जाके रिपोर्ट करेंगे इसकी, बिकॉज इसने गलत चीज़ की है। इनका कोई प्रेशर नहीं है कि अखबार में आ गया या लोगों को पता चल गया है, ये गलत वजह की वजह से नहीं कर रहे। दे नॉट डूइंग इट फॉर द रॉन्ग रीजंस, दे आर गोइंग टू हैंड हिम इन फॉर द राइट रीजंस। ये वो लोग हैं जो आई एम लुकिंग फॉर द उर्दू वर्ड, व्हाट डू वी कॉल इट इन in the Urdu word when you talk about self respect, तो उस हवाले से आई थिंक एक बहुत खुददार भी हैं और इज़्ज़तदार लोग हैं। इनकी अपनी एक है कि जी हम सीधे लोग हैं, एंड दिस इज़ अ ग्रेट लेसन इन दैट कि चाहे कुछ भी हो ना, डू द राइट थिंग, दे आर गोइंग टू डू द राइट थिंग इवन दो दिल पे पत्थर रखे करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं है कि बेटा है, बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी इसका धब्बा लगा रहेगा कैसे ही ट्राई टू मर्डर हिज सिस्टर, है ना। They were just worried about the fact that they have to do the right thing. It's a very big lesson and message for the awam to see in this drama. दूसरा इसमें ये है कि अगर इस पे कोई डायलॉग भी ना होते, डायलॉग्स आर ब्यूटीफुल, लेकिन अगर कोई डायलॉग बिल्कुल भी ना होता ना इस ड्रामे में, तो जो फ्रेमिंग और लाइट हुई है और जो एक्सप्रेशंस एक्टर्स ने दिए हैं, it would still have conveyed the entire story for me personally, because मैं नूरुल हसन को देख रही थी, बहुत कम जुमले थे उनके इसमें, लेकिन उन्होंने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, द वे द डायरेक्टर हैज कैप्चर्ड हिज मूड्स एंड एक्सप्रेशंस, ही डिडंट नीड डायलॉग, ही जस्ट यू कुड जस्ट सी द पेन एंड द सफरिंग इन द वे ही परफॉर्म्ड द सीन्स। इन द मदर्स ऑल्सो, जो आलिया जो करती बैठ के, वो जो जब कुछ भी नहीं बोल रही होती तब भी उसकी तकलीफ नज़र आ रही होती है। सो I think ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ड्रामा has gone, it's become better and better and better and best, frankly, for me. So I'll give it a 2 thumbs up. राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, बी गुल एंड काशिफ निसार, बढ़िया जी। काशिफ निसार तो जो बी गुल लिख रही हैं वो
हमें दिखा रहे हैं और हम उसको मान रहे हैं। मीनिंग कोई ऐसा सीन नहीं जाता जिसमें हम कहते हैं कि हाँ ये क्यों हुआ। एक सवाल है मेरा कि समन क्यों इतनी डिटर्मिन्ड है कि वो ज़ुबैर को कोर्ट ले जाए, और नूर भरी इज सेइंग कि इट्स ओके, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। समन क्यों इतनी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है? और इनके बीच में इतना बड़ा रिफ्ट जो आ गया है अब, ऑब्वियसली मीनिंग वो एक आउटबर्स्ट था उसका ज़ुबैर का, जिसमें कहता है कि आई एम नॉट टू ब्लेम, तुम क्यों बार बार मुझे ब्लेम कर रही हो। बट वो बार बार आ रही है इस पे कि तुम तो डाइवोर्स दे के तुम आ गए। बट दिस इज़ व्हाट दे डू, दिस इज़ व्हाट पीपल डू। ही डिडंट एग्री टू व्हाट हिज फादर डिड फॉर हिम, so he just gave the divorce thing thinking the father is going to do the thing, but he never followed up and all that, not realizing how mean and क्या कहते हैं obnoxious the father was। ये भी इसको अभी पता उसका चला। कहने का मकसद ये है जो मुझे समझ आई है कि आपका फादर, आपको पता है कि आपका फादर का एजेंडा क्या था इस लड़की को अपने घर लाने का। नहीं तो नहीं अगर पता आप था ना। उस हाउस होल्ड में होते हैं, आपको भाई से शादी की है, जब शादी हो रही होगी उसके भाई की, हाँ। जब पहले हुई होगी, होता है 10 मुरब्बे लेके आ रही है लड़की, ये भी है वो भी है, हम ये भी करेंगे, पीछे देखने वाला कोई नहीं है, इसी से शादी करते हैं। अब तू जब उसको मना रहे होंगे तू शादी कर ले, बाप ही कहता होगा ना, बैक स्टोरी तो यही होगी। तो वो ये कह रही कि तुम्हें ये सब चीज़ें पता थी, बट तुमने अपने आप को बचाया, तुमने इस लड़की को सेफ नहीं किया। और जो एथिकली बहुत सही बात कर रही है वो, इस लिहाज से सही है, लेकिन इट फॉर मी इट डिडंट बिकॉज हमने वो फैमिली देखी नहीं। अगर आप वैसे बैक स्टोरी बनाइए, घर गया होगा, शादी का टाइम होगा, बाप जो इसके गांव का बाप होगा क्या कह रहा होगा इसको, यही कह रहा होगा ना कि बेटा इसी से शादी कर, 10 मुरब्बे हमारे मिलने हैं, इस यही बात की होगी, सीधी सी बात की होगी इसके बाप ने। इसने कर ली, उसके बाद निकल के तलाक। नहीं, वो कह रहा है कि आई वाज डिसीव्ड माय सेल्फ। डिसीव तो वो भी हुआ है ना, वो तो यहाँ रहता ही, वो तो गांव में रहता ही नहीं है। रहता ही नहीं, लेकिन गांव में गया तो था ना, सब कुछ हुआ। जब इसे बाप से बात करना छोड़ दी, तुमने फरार देख लिया, खुद भाग गए। लेकिन एक लड़की जो तुम्हारे नाम से बैठी थी, जिसको तुम्हारा बाप गिद्धों की तरह नोच रहा था, नहीं, बट you see, he says कि वो I सारा sent her the divorce। हाँ, वो कहता है मैंने उसको तलाक हाँ, भेज तो दी थी। उसने कहा तुमने वो तो इजी बाप वे ने आउट fraud ढूंढा, किया, तुमने बाप ने फ्रॉड किया ना। देखो इजी वे उसने वो किया, लेकिन स्टिल ही डिड नॉट मीन टू हर्ट दिस वुमन। उसका डिलिबरेट तो कुछ नहीं है ना उसमें। बिल्कुल आप सही बात करें। सो मेरा ये कि उसका इतना एंटी हो जाना मेरे लिए मुझसे मैं नहीं आपको एग्जांपल देता हूं, इतना ज्यादा आसान अल्फाज में। एक कुएं में 2 लोग गिरे हुए हैं, एक निकल गया बाहर, उसके पे उस पे इखलाकी फर्ज बनता है कि उसको भी निकाल ले या कुछ उसके बारे में कंसर्न शो करे। उधर वो उसने शो नहीं किया, और यही वो बात कर रही है। But you see, Marina's point is she's feeling for me a it's not the certain same. And I agree in the sense कि ये तो समझ रहा है कि उसने उसको आजाद कर दिया ना तलाक भेज के। फ्रॉड तो हुआ, इसको अब नहीं पता बाप ने देखो क्या वो तो हरकत की है। फ्रॉड जो बाप कर रहा था, हाँ। वो तो उसको इधर ही पता इधर चला आके ना कि पता जब चला, ये वो तो वापस सोच रहा था आई मैंने है, आजाद कर दिया कि वो लड़की उसने को। जमीनें भी खा ली, उसने ये चीजें बेच दी। वो तो बाप तो कर उसको रहा था। यहाँ जब पता किचन में चला। उनका वो आर्ग्यूमेंट होता है, वो बर्तन में जाके रखती है सिंक में, उसको यही कहती तुम्हारे साथ हुआ गलत, लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ और तुम ये बात जानते थे, तुम एक बैरिस्टर हो। Anyway, I think whatever Marina's feeling, she's feeling it. हाँ, ठीक है, लेकिन That's her मुझे perspective. because even you know like what's for नूर भरी, उसको क्या फर्क पड़ेगा कि उसको जायदाद मिल जाए, उसको क्या फर्क। she is such a simple woman, but this one is saying no, you must do it, fine, you want people to realize their rights, you want them to do the right thing, that I agree with. I just feel that it could have been little more balanced. I don't think it should have been so. I don't think he is 100% to blame. I think he's 40, maybe 20 or 30% to blame. If he was 60-70% to blame, then I agree. But अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड में उनकी बात होती है, इसमें भी हुई है, वो कैसे कि मेरा नाम आएगा, मेरा नाम इतना बड़ा है इस वक्त मेरी फील्ड में, और इसके साथ चीज अटैच होगी, और वो ये सोच रही है कि मैंने किस इंसान से शादी की है जो इन पैटीज इश्यूज में फंसा हुआ है, और वो उस औरत की मिजरी को, जो कि औरत के नाम पे बैठी रही, जिसको तलाक रिसीव नहीं, उसके हवाले से एम्पैथी इसके अंदर नहीं आ रही, और ये उसके कैरेक्टर को बहुत फ्लॉज ला रही है। Then I think maybe what the director and writer should have done कि इसकी जो डाउन टाइम था सनम का, उसमें ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि सनम has just gone from one extreme to another extreme, and that's what I'm feeling. But Okay. I'm not against what she's doing, but I'm just against the way that it keeps coming up. उनकी रिलेशनशिप में और अब कुछ नहीं रहा सवाए इस बात का। वो कह रहा है कुक ले आओ, वो बात इधर ला रही है, वो कह रहा है कुछ करो, वो बात इधर ला रही है। To me, I feeling the slight sympathy towards Benefit of the doubt भी नहीं दे रही हाँ, ना। वो मुझे। But what was beautiful, absolutely beautiful was
द क्वेश्चन, डू मदर्स हैव फेवरेट्स? और वो जो बात शुरू करती है और कहती है कि मेरी माँ की जो कहानी सुनाती है कि मेरी माँ क्या थी एंड कितना था, और हम 10 बच्चे थे, और सब कुछ जो उसकी माँ की जो एक लाइफ जो नहीं होती, कहती है ना कि वो तो कैदी बन गई थी और हम वी वर द जेलर्स। और क्या कहते हैं कि फिर कहती, मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि आपका कोई फेवरेट था हम में से कोई? तो कहती नहीं, तुम सारे एक जैसे हो, पिल्ले, मीनिंग you're all the all of you are puppies. And then Nadia's expression changes because she has realized at that point कि मेरा favorite है and I am going to give him up. Oof, and she's saying that I wish, क्या कहती है कि काश मैं अपनी माँ की तरह हाँ ये कह सकती कि मेरा तुम हाँ। सारे एक ही जैसे हो मेरे लिए। एक सारे बच्चे मेरे। वो कितनी उफ sensitive बात अल्लाह, मैं कहती हूँ वो क्या सीन था। एंड द सीन, these are the two scenes that just stole the 2 episodes when she tells the father about कि किसने किया है। उसमें भी वो जो जो बातें करती है ना वो और आप सिर्फ कह रहे हैं तुमने किसी को बताया तो नहीं, तुमने किसी, कहती देखो एक दफ़ा उसने गोली चलाई, इसका मतलब वो आगे भी चला, एक बंदे ने अगर एक दफ़ा गोली चला ली, and that's what they say about people who become murderers, that once you've done a killing, then the second one पहला becomes कत्ल easy. मुश्किल होता है, उसके बाद तो And very interestingly, it is mentioned by Asghar when father changes his mind, कि कहता है कि वो उसकी बैठक में बैठा बकवास करता रहता है यासीन की, उसका फेवरेट हो गया, उसका बेस्ट फ्रेंड हो गया, और उसने अरूज को भी धमकी दी है कि अगर तुम दूसरे वाले गार्ड से शादी करोगी तो मैं तुमको दोनों को गोली मार दूंगा। And that is where the father's thing has changed. Switched. And he goes and gets the weapon and he gives it. I mean, I think that's just wonderful writing. Such amazing writing. The other thing also, मुझे लगता है कि वो यासीन के साथ इतना उठक बैठक कर रहा है, तो ये यासीन ही इसको भड़का रहा है। हाँ, ये तो ऑब्वियस है। हाँ। फर्स्ट टाइम वो दिखाया था सीन्स में मिलके गया वो यासीन। गैरत वो पे उस कर पे रहा है। उसको वो कर रहा है, लेकिन मान क्यों रहा है? बिकॉज आई थिंक खुद जला कुकड़ा, I think he feels that he's failed in life and then everyone else should. It is just absolutely so beautiful. And then the whole scene with Pakiza, and she actually goes there, lekin she goes there for a reason, so that his father could take the case back. जो FIR काट थी अभी आपको वो भी मिल गई, CCTV कैमरास भी देख लेंगे, because वो last time उन्होंने कहा था ना कि if you don't cut an FIR, we can't start the investigation. लेकिन अब investigation शुरू हो गई है, एंड एकदम से वो अपना हाथ छुड़ाता है पहली दफ़ा, इवन दो उसके बाद फिर भी वो कहता है कि हम लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए बैठ के प्यार या मोहब्बत की बातें नहीं करते। कहती कि कैसे इन ऑल ऑफ दिस, वो बात बिल्कुल सही कहती है कि इन ऑल ऑफ दिस हाउ कैन आई थिंक ऑफ लव, हाउ कैन आई थिंक ऑफ बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू, माई ब्रेन इज़ नॉट देयर। और वो अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है और ये नॉर्मलाइज नहीं हो रही। सो इट्स जस्ट beautiful writing, beautiful performances, everything about it is that I think what is written and what we are seeing, we are believing. It is that amazing. When you're watching the drama, you just can't take, I can't stop. I have to see the whole drama and then I have to come back to, अगर बीच में मैं रुक के अपने नोट्स बनाना शुरू कर दूँ, that it takes away from that. It's an experience to watch it. It's such an experience to watch it. Obviously it's a 10 and 10 for me. नादिया, मैं इसलिए 2 दफ़ा ड्रामे देखती हूँ, 2 से 3 दफ़ा। कि फर्स्ट टाइम तो आई जस्ट एंजॉय, राइटिंग सोचना वो नहीं मुझे काम चाहिए, पूरा ड्रामा एंजॉय करके देख के सेकंड टाइम देखती हूँ। थर्ड टाइम इसलिए देखती हूँ कि याद आ जाए दोबारा से ना, संडे को फिर एक सारे चलते हैं, फिल्म चलती है एक। अच्छा जी, सब डरे हुए हैं घर में, क्योंकि उनको पहले तो पता था एनिमी यासीन है। अब मसला ये कि अब जो जुर्म हुआ है, जुर्म ही हुआ है, वो हुआ है घर में, लाडले से, अकबर भाई से। और अकबर भी शुरू में शोए मार रहा है बड़ा, पहले मतलब बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है नहीं इसको गोली लग जानी चाहिए थी, सुकून होता आज वो दफन हो जाती। अब लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ जब टाइम गुजरा, अब इसको डर लग रहा है। और डर कैसे दिखाया है कि माँ के लिए कंसर्न है उसको, शायद ये खौफ है कि ये जाके इसको पता तो नहीं चल गया, ये मेरी रिपोर्ट तो नहीं लिखवाने गई है। उसको है कि माँ आंखों से ओझल हुई है, और वो उससे पहले कितना बन रहा था अकबर, उससे में ये सबको सुना रहे एकदम, कहाँ गई थी, कहाँ जा, मुझे बता के जाया कर, कहाँ चली गई थी, एकदम एक छोटा बेबी हो गया अपनी मामा का। और उसको कोई
मतलब इस तरह से माफ़ नहीं करेगी फिर इंस्पाइट, वो ठीक है उसके साथ सही है, लेकिन रिपोर्ट वो फिर भी लिखवा के आई, उसको कहीं रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्या किया अपने लाडले की, मैं लाडले के ऊपर जो है ना। नादिया बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था जो कि नूर हसन के साथ था, नादिया अफन का, जो बात कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि ये दिल पे बोझ था। ये पता है जब इंसान रोता है तो दिल पे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग वो डिबेट है कि जिस वक्त आपने कोई चीज़ होल्ड की हुई होती है जो कि आपको पता चलता है कि एथिकली ठीक नहीं है या नहीं है, आपको निकाल देना चाहिए, चाहे वो आपके बच्चों के बारे में हो, और ताकि वो बोझ आपके, और उसके बाद एक इत्मीनान था। हाँ, और ये सनम भी कहती है कि तुम्हारी माँ के चेहरे पे इत्मीनान था जब वो उसको बताती है। इसीलिए क्योंकि अब वो उसका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, उसको समझ आ गई कि नहीं, सजा बुरा बुरा है और बुरे को बुरा कहो और उसकी सजा होनी चाहिए। तो वो क्लियर है उसमें कि ठीक है हमारे घर भी सायरन बजेंगे और वो आएंगे उसको ले जाने। कितना अच्छा, मुझे नहीं पता था ये बताएगी असलम साहब को, लेकिन जिस तरह बताया है ना उसने, और जो फूट फूट के वो रोया है, नूर की वहाँ परफॉर्मेंस थी कमाल। एंड नादिया अफन तो खैर पता नहीं कौन सी यूनिवर्स से आई है, इतना कमाल उसने काम किया है, दिस कैरेक्टर इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। तो एक जो बात हम कर रहे हैं ना, ये विंदा जी भी कह रही हैं समन और ज़ुबैर की, जो मुझे लग रहा है कि समन को सीधा सीधा इसको बिठा के कहना चाहिए कि बेटा बात ये है, आपके फादर ने इसका इतना पैसा खाया है, सेटलमेंट करो। केस से पहले तो सेटलमेंट की बात करें ना, क्या पता वो दे भी दे कि नहीं भाई इतना, आप मियाँ बीवी तो है ना, कोलीग्स तो नहीं है, मियाँ बीवी है। जो एबनॉर्मल लग रहा है वो ये कि वो उसको डायरेक्ट लेके जा रही है कोर्ट, और ये कह दी दफ़ा 420, हाँ, ये आपका पॉइंट है, दफा ये तुम पे लगेगी, ऐसे उसको सजा देना चाह रही है। ये कौन होती है सजा देने वाली? इसको कहना चाहिए भाई जानू ये होना है, बाद में वे भी बैठ के आप इसको इतने करोड़ दे दो, इसकी जो इसकी वैल्यू है ना, जो इसके साथ छीना है इसको, आपके पास होगा, आपको क्या करना है? बिल्कुल सही कह रही हो, एब्सोल्युटली पॉइंट। सेटलमेंट नहीं हो रही ड्रामे में, जो मेरे लिए एक अजीब सा, एक सिर्फ जो यहाँ गड़बड़ नजर आती है, शायद हम पता नहीं क्या राइटर क्या सोच रही है, बहुत अच्छा सोचती है वो, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ऐसे क्यों हो रहा है, कि वाकई वो लग रहा है कि उसके पीछे ही पड़ गई है कि नहीं तुमने तुमने तुमने, और वो भी इतना फ्रस्ट्रेट हुआ है, और उसको फर्स्ट टाइम इसने समन को डांटा है कि तुम इतनी ढीठ हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। और फिर वाकई समन तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही। बाकी मम्मी जी का सीन विद नूर भरी बड़े मज़े का चलता है, लव देयर ट्रैक, कपड़े दिखा रही है, वो देख रही है, ट्राई भी कर रही है साथ साथ, और फिर अब उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी कि आप मुझे अपनी बेटी बनवा। वो कहती है तुम्हारी मेरी मुकेश के सूटों में नजर आई नो, अच्छा वो हर वक्त इसको ना बेइज्जती करती रहती है, और वो नॉर्मल है। मैं कितने मजे से उसको माँ की तरह उसको अलाउ करती, उसको बुरा नहीं लगता कि देखिए ऐसी है, ऐसे सोच रही है, कम बखत ये है वो है, इसको सब पता चला कि बहुत ये है वो चुड़ैल, कभी कुछ कुछ कहती है, दैट्स लव। और फिर एंड में कहती है कि चल ले ले तू, यानी कहती है मैंने बना लिया तुझे, दो जोड़े तू ले ले। और जब बार-बार वो अपनी मौत का या अपने जाने का कह रही, मुझे डर लग रहा है मम्मी जी को कुछ हो ना जाए। आई होप नॉट, यू नो, बट शी इज अ लिटिल अनवेल है तो सही। एक दो ड्रामों में कुछ अभी एपिसोड्स में गड़बड़ तो ही है। और फिर जो उसने सर रखा है ना उस पे कि चल कपड़े ले ले, प्यार वो बहुत करती है। आई थिंक फर्स्ट टाइम आफ्टर पेरेंट्स नूर भरी को प्यार मिला है किसी से, और वो जब उसने कहा ना कि तुम्हारी मैं चली जाऊंगी जैसे तुम्हारी माँ चली गई थी, बहुत बहुत खौफनाक कैरेक्टर्स थे। फिर उसका नूर भरी का वो भी बड़े मज़े का, मुझे वैसे हंसी है इस जुमले पे जब मम्मी कह रही ना ये कैसा इंसाफ है, कोर्ट केस है, उसको तो उसकी ज़मानत तो वापस हुई नहीं। नूर भरी कहती है हमारे तो गांव में दोनों बंदे जो फायर करके फैसला कर लेते हैं। माँ ने कहा हाँ ये होता है इंसाफ, फायर करके ड्यूल। बहुत मजे सब उसने बोला ना, फायर मार कर इंसाफ कर देता है। बहुत प्यारा ऐसे फ्लो में नूर भरी बोल रही है नम्रा, जैसे पता नहीं यही ज़बान है इसकी। तो बहुत खूबसूरत मसला सिर्फ एक तो ये इधर आ रहा है राइटिंग में, ज़ुबैर एंड समन। काशिफ साहब से मेरी जो है ना ये बस विनती है, एक माइक आपका काम नहीं कर रहा इस दफ़ा भी, जहाँ जो आपने पाकीज़ा को दिया हुआ है। ऑडियो इज इट्स नॉट क्लियर। मैं इसलिए, और अब मैं हमेशा कहूँगी और नंबर काटूंगी, वजह ये ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में शायद वो थोड़े कॉन्शियस हो जाए। और ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में साउंड का मसला है। हर ड्रामों में मैं जितने ड्रामे और देख के आई हूँ, एटलीस्ट इन ड्रामों में नहीं था जो मैं देख के आई हूँ, कुछ में होगा, इट इज़ अवॉइडेबल। और जितना आपकी बड़ी प्रोडक्शन है उसमें वन माइक नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एंड इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स होता है ऐसे। ये नहीं होना चाहिए। साउंड पे तो आप काशिफ निसार साहब क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है और आपका काम नेक्स्ट लेवल है, तो इसकी वजह से हाँ यार वो एक माइक होता है, नूर भरी क्लियर आ रही है, अभी पाकीज़ा क्या समझ आएगी। प्लीज़ ऐसा ना करें, हमारे इतना अच्छा ड्रामा में एंजॉय कर रहे हैं, समझ नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। फिर मेरे सब टाइटल्स पढ़े वो आ रहे थे हिंदी में, मैं किधर जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा।
तो 9-9 9 and 9. मेरी सेटिंग हुई है फ़ोन में, हिंदी में मेरे सबटाइटल चल रहा है। अतीका जी. So मुझे ना राइटिंग का तो वी ऑल नो इट्स फैंटास्टिक राइटिंग बिकॉज सबके जुमले जो हैं उनमें गहराई बहुत है, दे आर डीप. फराज भी जब बात करता है तो एक बहुत ही गहरी बात करता है विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग. आपको यू नो इसमें इतना sort of symbolism इतना आता है in this kind of writing. There's so much symbolism involved in everything they're saying कि you want to listen to these जुमला. आप सुनना चाह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं और इसका क्या मायना था और कोई गहरा मायना क्या था. So it's very intelligent writing for sure. Everybody's been given very good scenes. यानी कि सीन भी अच्छे हैं, जुमले भी बहुत अच्छे हैं. कहीं भी मुझे नहीं लगता कि किसी को हल्का काम दिया गया है. और ये वो प्रोजेक्ट है कि ये नहीं कि भाई ये आपकी लीड चल रहे हैं या ये लीड चल रहे हैं, आपके सारे लीड्स हैं. एवरीबडी इज़ एज इम्पोर्टेंट एज एवरीबडी एल्स इन द ड्रामा विच इज़ वेरी गुड राइटिंग. यानी कि इसका मतलब है कि राइटर ने बड़े ख्याल से सबको अपना अपना हिस्सा दिया हुआ है इस प्ले में विच इज़ लवली. फिर स्क्रीन प्ले में भी डायरेक्टर ने सबको एक अपना अपना हिस्सा दिया हुआ है. अच्छा डायरेक्शन पे आए तो मैं तो बार बार कहती हूँ कि एंगल्स और ये वाह वाह वाह, बट इन एपिसोड्स में एक तो घुंघरू अब विदाउट म्यूजिक आ रहे हैं पीछे. लवली. दूसरा मुझे जो अच्छा लगा कि अच्छा बिफोर आई गो टू दिस राइटिंग पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इमोशनल तो आपको चीज़ें दी हुई हैं राइटर ने, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत दे रही हैं. शी इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन व्हाट्स हैपनिंग. आपको बहुत बहुत समझ आ रहा है कि कानूनी तौर पे चीज़ें कैसे चल रही हैं. और वो प्रीची भी नहीं हुआ. नहीं वो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट्स ब्लेंडिंग इनटू द कैरेक्टर स्टोरी लाइन्स. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ये नहीं कि आप सिर्फ ड्रामा एंड इमोशनल कर रहे हैं और वो बाकी भूल गए हम बैकग्राउंड में. तो डायरेक्शन में मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी, एंड आई एम ऑलवेज वॉचिंग काशिफ निसाज प्रोजेक्ट्स वेरी केयरफुली फॉर टेक्निकल, कि जब वो अदालत के कोर्ट रूम्स के जो सीन्स थे या अदालत में जो सहन की तरफ और हॉलवेज में, तो पीछे जो आवाज़ आती रहती है यू नो कि केस नंबर सो एंड सो आ जाएं, पेश हो जाएं. आई लव दैट ट्रीटमेंट. मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ तो दो लोग बोल रहे हैं और पीछे भी वो एक माहौल एम्बियंस बना हुआ है, नॉट जस्ट विद विजुअल बट ऑल्सो विद ऑडियो. कि एक एम्बियंस आपको एक उन्होंने दिखा दिया कि भाई वो केस के भी जो पीछे वो नैरेटिव चल रहा है, तो एक डबल ट्रैक चल रहा होता है ऑन साउंड, विच आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सो फॉर मी इट्स ऑलवेज अ 10-10. ऑडियंस की बात करते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 17,449 और बी गुल के हिस्से में 5,230% बताएं 3 पॉइंट्स उनको मिले जो कि हाईएस्ट है. और बात कीजिए डायरेक्शन के टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,441 और काशिफ निसार साहब के हिस्से में 5,331 31% बताएं 3.1 इनको मिले जो कि हाईएस्ट हैं. आई थिंक इस हफ्ते नादिया अफगान की परफॉर्मेंस और जो सहर थी उनके जो सीन थे जिस तरह से कुछ जगह पे सहर ने कमाल किया था. मैं ये सोचता कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को एक साथ ही हम ले आए. नादिया क्योंकि दोनों ही कमाल की परफॉर्मेंस थी, बट नादिया अफगान एंड उमर डार जो अकबर था. नादिया अफगान mind-blowingly brilliant. वो जब बोल रही है and Noor is crying and you know and eventually he says चुप कर जाओ और कहती है हाँ मुझे चुप ही रहना चाहिए. Basically that for someone like me I should stay quiet to have given birth to a boy who actually shot his sister. You know, I should stay quiet. I thought that was just, और वो जाती बिस्तर पे लेट के ना, meaning वो पूरी उसकी जो that scene and when she says I wish I was like my mother and I could love all my children equally, वो दो scenes उसमें जो मैं कहती हूँ इतनी ईज़ के साथ और इतने फ्लो में और इतनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी लाइनें बोली हैं कि आप यू गेट मेस्मराइज्ड कि कैसे इन्होंने याद की, कैसे वो एक जगह क्या कह रही थी, मीनिंग उनके साथ नूर रो रहा है और समथिंग कहती है कि अब देखिए इतनी बड़ी जगह में इतनी सी पिस्टल कैसे हैं जी.
यू नो अब वो बेचारा वो डिप्रेशन में हैंजी, तो जो हैंजी निकला है ना उसमें obviously there, you know, when obviously you know the culture, you've lived in Lahore, you know the Punjabi, but she just does it with such ease and such beauty ke I think I saw both of these scenes, just these two scenes, I saw them easily 5 times because I didn't want to miss anything that she said. Everything that she was saying was important. कि once you start killing someone, you know continue killing. How can it? और वो जो फिर कहती कि आवाज़ आ रही है आपको, किसी ने दस्तक दिया है, सायरन की आवाज़ आई, पुलिस आएगी, वो छापा मारेगी. You know, like she was building up to telling नूर के तुम्हारे बेटे ने. That was just so brilliant. And वो उसका अपना भी एक गिल्ट चल रहा है ना, अपना भी एक पेथोस चल रहा है. अब पेथोस was the word I was looking for. अपना भी एक गिल्ट चल रहा है. And you know, like if I give you 10, I want to shoot myself because 10 is nothing compared to what these two scenes. Nadia that she did is brilliant, absolutely brilliant. अकबर का वो वाला सीन जब वो माँ को constantly question, कहाँ गई थी आप, कहाँ गई थी, किसी को आपने बताया क्यों नहीं. And also the other scene, there was another scene where he comes in and he is talking to his brother और ये सुन रही होती है. वो भी बहुत अच्छा. I mean like meaning क्या complexity है इन characters में. And when you have these complexities and when you get good actors, then you get these performances that we are just enjoying so much. और आप लोगों को I think खैर, like you said, I said this about Tharman Neil also, but I really don't know what you guys are going to do next. Hopefully join Kashif's team for ये digital platform जो है, sounds really good. I'm in with you also, sir, if you will have me. But so amazing, meaning एक भाई जो अपनी बहन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, he's been convinced to shoot her. I mean, just because of Yasin. Because of Yasin, and also because he thinks everything will go away if that happens. Even her, उसकी भी जो बदनामी है वो भी चली जाएगी. Numbers. I can't give him more than अपना Nadia, so I'll give him a 9. 9. और अकबर से पूछते हैं कि भाई वो यासीन के पास जब जाता है तो बातें क्या होती हैं, क्या बातें करते हैं. Time में give us a झटका. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी पहले तो अकबर आप ये बताएं कि यासीन के पास जाके आप बातें क्या करते हैं, वो क्या है आपको पट्टियां पढ़ा रहा है. और ये यासीन के साथ मेरे ख्याल से ये 1 से 2 दफ़ा ही मुलाकात हुई और हम बहुत इंटरेस्टिंगली डिस्कस करते थे कि ये कितने अजीब डायनामिक्स हैं इन दोनों के, कि ये समहाउ दी अदर ये मिलते भी होंगे, उठते बैठते भी होंगे बचपन में, लेकिन ये डेफिनेटली हमारे माशरे में ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं. और ऐसे लोग को वर्ड्स के साथ प्ले करना आता है कि कैसे उनको कन्विंस कर दें. तो डेफिनेटली ये. तो उमर, जब ये कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ, क्या एक्सपेक्टेशन थी? काशिफ निसार साहब ने आपको क्या ब्रीफ दी? आपने स्क्रिप्ट पढ़ा और बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, और स्पेशली में जब लास्ट एपिसोड में जब आप शूट करके आते हैं और आप जब फैमिली से बात कर रहे हो, जिस तरह से आपके हाथ कपकपा रहे थे, आपके होंठ कपकपा रहे थे बात करते हुए, वो बहुत ही ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस दी थी. तो कैसे ये सब हुआ कैसे? काशिफ भाई की बड़ी ब्रीफ थी, इंस्ट्रक्शंस होती हैं वर्ड्स के साथ, और मैं भी लफ्ज़ के साथ कोशिश करता हूँ प्ले करने का, लेकिन मैं अभी भी आई वॉज वेरी स्केर्ड कि ये करेक्टर कैसे नज़र आएगा, क्योंकि लोग हमारे माशरे में एक करेक्टर को और एक आर्टिस्ट को डिफ्रेंशिएट बहुत आसानी से नहीं कर पाते, और वो मैं मुख्तलिफ रवैयों से और मैसेज से भी देखता हूँ कि लोग कैसे रिसीव कर रहे होते हैं. तो मेरे लिए वैसे ये बहुत, इसको मैं बहुत सिंपल वे से देख रहा था, और काशिफ भाई की भी ये इंस्ट्रक्शन यही, तो ये आम एक हर दूसरे घर में आता हुआ एक किरदार जिसके ऊपर घर की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके ऊपर हर चीज़ उसके कंधों पे थोप दी गई है कि यही रिस्पॉन्सिबल है
टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज इश्यूज। तो जैसे मिसाल के तौर पे काशी भाई ने कहा कि उसके कंधे गिरे होने चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता था कि इसको इसी तरह चलाया जाए। और फिर मेरा ये है कि मैं एक हर सीन में कोई ना कोई छोटी चीज तलाश करने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे एक सीन था जिसमें ये असगर से बात कर रहा है और ये भी घर दाखिल हुआ है, तो मेरा था कि ये जो इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ हुआ है साइकोलॉजिकली कहानी, इसके अलावा जो जॉब कर रहा है इसके तो तलवे हर वक्त दर्द करने चाहिए। तो वो आप देखते हैं कि वो मैंने सारा सीन आके बैठ के तलवे दबाते दबाते ये कर दिया। तो मैं इस तरह की कोशिश करता हूँ कि जिससे रियलिज्म और बहुत नेचुरल, बहुत रफ और रॉ नजर आए। तो आरजू का तो पूछो ना, पैंट शर्ट वाली बेचारी, क्या उसकी गार्ड से शादी हो गई है? हैं, वो किधर गई पैंट शर्ट वाली, इतनी प्यारी है हमारी आरजू। बस ये आरजू ने जो दुख दिया है अकबर ले बैठा। लेकिन शादी दुख होगी। आपने पहले दिया आरजू को। अच्छा, आपका थिएटर बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड है इन एक्टिंग? जी मैंने तकरीबन 2009 और 10 में बहुत ही हम्बली स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है। तो मैं छोटे जो जूनियर आर्टिस्ट वाले सीन होते हैं मैं वो करता था। अच्छा, देन आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ मैंने बाकायदा थिएटर किया और अब मैं उधर इंचार्ज भी हूँ डिपार्टमेंट क्लब का। ओह एक्सीलेंट। ये सारी चीजें मतलब कनेक्टेड रही हैं। और फिर मेरे ख्याल से मैंने 2015 या 16 में पहला सीरियल किया था। 2015 या 16 में मेरा था, एक फर्ज के नाम से, काशी भाई का ही था। अच्छा, जिसमें नवान इजाज थे, सलीम राज और कबीर खान मकसद करे, तो वो ये यहाँ से फिल्म है। तो डेफिनेटली वो एक थिएटर का एक इमोशनल पूल और वो सब चीजें होती हैं जिससे वो आप स्पॉन्टेनियसली कुछ चीजें करती हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि आपने सर वो एक जुमला था वो 3 दफा 3 इमोशंस में बोला, वो कैसे किया? तो मुझे याद नहीं था कि वो मैंने क्यों किया, कैसे किया। तो बाज़ वो चीजें बहुत स्पॉन्टेनियसली आप बस फील में होते हो तो बहुत। क्योंकि मैं जब आपका देख रहा था काम, स्पेशली लास्ट एपिसोड में जब आप शूट करके आए हैं, जो आप पाकीज़ा से मिलते हैं, पाकीज़ा के बाद आके फिर आप घर वालों से मिलते हैं और फिर गन की बात होती है और फिर एक बेचैनी आपके चेहरे पे आती है जिस वक्त उसके गोली मारने वाले की बात हो रही होती है ना आपके सराउंडिंग में, क्योंकि मारी आपने होती है। तो एक एक्सप्रेशन आपके फेस पे आता था, मतलब एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था, वो फील हो रहा था जिसमें आपको बहुत फेस बना नहीं रहे थे बट आप देख सकते थे कि, और आपको शक हो रहा था ऑडियंस को कि अकबर ही है। वो बड़ा डेलिकेट सा था वो एक्सप्रेशन, बट बहुत जबरदस्त था। अतीका जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम उमर, मैं अतीका बोल रही हूँ। मैं बस आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कहना चाह रही थी, क्योंकि आपने बहुत ही इतना मज़े का काम किया है और हम इतने खुश हुए आपका ये काम देख के। और ओवरऑल पूरा ड्रामा में भी सब ने जिसने भी काम किया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारे लिए तो 10 से कोई कम है ही नहीं इस ड्रामे में। नादिया, आप? मैं तो बस पूछूंगी, जेल जा रहे हो अभी, क्या प्लान है? अरेस्ट हो गए? जाओगे? हाँ, अभी आप कुछ ना बताइए, हम खुद देखेंगे। नादिया को जरा खोज होती है कि आगे क्या होने वाला है। इतनी गंदी कंपनी रखी हुई है उसके पीछे पीछे, उससे पहले बल्कि जेल चला जाएगा अकबर। चलें, थैंक यू सो मच। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है? तो देखें, अभी तो मेरी तो कोशिश होती है कि कोई अच्छा ही स्क्रिप्ट हो। मैंने काबली पुलाव किया, उसके बाद मैंने हैसन हुसैन का जो बिछड़ गए किया, और उसके बाद 2 साल मुझे बहुत चीजें आई, लेकिन वो होता है कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए। सही बात है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुआशरे में आप शायद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देते, कहीं ना कहीं ऐसे ड्रामे ऐसे अच्छा होना चाहिए। नहीं, लुक फॉरवर्ड टू इट कि इंशाल्लाह कोई अच्छी चीज आए तो आई विल डेफिनेटली डू इट। बट बहुत बहुत मुबारक हो, आपने कमाल किया है इन एपिसोड्स में और क्या आपने अकबर का किरदार निभाया है, हमें मुद्दत तक याद रहेगा। थैंक यू सो मच उमर डार। वेरी गुड, वेल डन। नादिया, अब तो बात हो जाए उमर डार से, अभी वैसे भी हो रही थी अकबर से, और अब नादिया अफगन की। मैं तो थ्रू आउट जब से वो अकबर के सीन्स शुरू में, जब इसने बहन को मारा होता है, फिर मोबाइल तोड़ा होता है और फिर बहन के लिए तकलीफ दर्द है, और ये पसंद करता, बहुत प्यार करता था। और माँ कह भी रही है कि कितना मुश्किल होगा इसके लिए गोली चलाना, हाथ कांप गए होंगे ना, प्यार भी बड़ा करता था बहन से। तो बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, और पिछले कुछ एपिसोड्स से अकबर के ऊपर बड़ा लोड है सीन्स का, बहुत सारे सीन्स, बहुत लाइंस, और
फ्लॉलेस काम किया इकबाल ने, बहुत अच्छा। और नादिया अपन की क्या बात करूँ, मैं तो कहती हूँ ड्रीम रोल। और लेकिन इसके लिए बहुत कोई ख़ास एक्टर चाहिए इस कैरेक्टर के लिए, जो कि नादिया अपन परफेक्टली कर रही हैं। वेरी वेरी गुड कास्टिंग। आपके सीन्स को मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ जो आपके ख़ास तौर पे इस दफ़ा असलम साहब के साथ हुए हैं ना। असलम साहब को रुला दिया आपने बहन बहुत ज़्यादा, आलिया ने। और वो कह रहा है बस कर दो आलिया। और वो फिर उसके बाद भी और वो उसने देख connect कैसे की ये रही बात। होती है उसको, जब वो रो रहे होते हैं देख कैसे रही होती है हैरत से। वो क्या एक्सप्रेशन था नादिया अफगान का, बहुत खौफनाक। पहले देखा जाए तो शी वाज अ वेरी टिमिड मदर, बड़ी चुआ सी थी, और अब ऐसे फिर बीच में शेर हो गई। अभी मुझे डर था कि फिर वापस ना हो जाए, लेकिन ये कि शी इज कम आउट स्ट्रॉन्गर। वंडरफुल कैरेक्टर। और जैसे इसने किया है नादिया ने, बहुत मैच्योर एक्टिंग, बहुत ज़्यादा। तो आई गिव बोथ अ 10। अतीका जी। आई थिंक हम हमेशा कहते हैं कि इस किस्म की जो परफॉर्मेंस होती है एक मास्टर क्लास होती है। तो जो भी लोग ट्रेड में, इंडस्ट्री में, या जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, और अगर आपको कोई जगह ना मिले तो आप इस किस्म का काम देखें, इस किस्म का क्राफ्ट देखें, बिकॉज ये आपके लिए एक मास्टर क्लास है। इनसे आप सीख सकते हैं। वी हैव द प्रिविलेज ऑफ सीइंग सच फैंटास्टिक वर्क ऑन आवर स्क्रीन्स। एंड अगेन यहाँ पे ये चीज़ बहुत प्रूव हो जाती है कि हमारे जो अदाकार हैं ना, दुनिया में किसी से कम नहीं है। आप इनको कहीं भी मौका दे दें तो दे विल आउटशाइन एनीबडी, बिकॉज लुक एट द वर्क दे डूइंग। नादिया अफगान इज़ इंटरनेशनल लेवल, नूर इज़ एन इंटरनेशनल लेवल एक्टर, यू नो। तो फैंटास्टिक वर्क दे डूइंग। एंड आई होप एंड प्रे कि इनको मौका मिले कि कहीं इंटरनेशनली भी काम कर सकें। मैं बहुत ही आजकल सोच रही हूँ, क्योंकि हम बाहर की चीज़ें बहुत देखते हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, और एक दिल चाहता है अब कि हमारे ये ऐसे लोग जो हैं ना, इनको हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में देखें, बिकॉज दे डिज़र्व टू बी रिकगनाइज्ड वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट विद इन द पाकिस्तानी ड्रामा कम्युनिटी। देखो अभी है, बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी लिमिटेड है। They need to go out into the world and be experienced. They need to be experienced. लोग जब देखेंगे तो उनके लिए एक नई चीज़ होगी कि यार ये पाकिस्तान से ये अदाकार या अदाकारा आए हैं, ये कौन लोग हैं। तो I hope that they get other projects also besides just drama. And for me इस प्रोजेक्ट में सारे ही, मेरा मतलब है, देखिए हम बार बार उन्हीं सीन्स की बात करते हैं, लेकिन सब एवरीबडी इन दिस ड्रामा फॉर मी इज़ अ 10 फ्रैंकली। 10 से कोई कम ही नहीं है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगहें मिली हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत अपना हिस्सा डाला है इसमें, और बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंसेस दी हैं हमें। सो बोथ उमर एंड नादिया फॉर मी आर अ 10। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 21,826 और नादिया अफगान के हिस्से में आए 1,361, 6% मतलब 0.6 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,015 और उमर डार के हिस्से में 847, 4% मतलब 0.4। तो वहाँ पर सहर को अगर काफ़ी मिले हैं और नमीर को बहुत मिले, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट को इतने वोट नहीं मिले। लेकिन बहरहाल ये ड्रामा देख के दिल को खुशी होती है और फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे यहाँ इस तरह का काम प्रोड्यूस हो रहा है। आप तनमन नीलो नील देखें, उसके बाद अगर आप ये ड्रामा देखते हैं तो जिनको आप फ़ख्रिया तौर पर कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी ड्रामा है। व्यूज़ हमें थोड़े से कम लग रहे हैं। हम आप ऑडियंस को कहेंगे कि आप अगर हमारी बात सुनते हैं और चाहते हैं हम आपको सही चीज़ रिकमेंड करें तो एक और पाकीज़ा ज़रूर देखें, और सिर्फ शबाना भी देखें। अगर आपने सिर्फ लाइट हार्टेड ड्रामा देखा तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आज हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिनमें शामिल था सिर्फ शबाना, मोअम्मा और एक और पाकीज़ा। और सोचने की बात है कि तीनों का जॉनर कितना मुख्तलिफ है, कितने डिफरेंट ड्रामे हैं। कोई सास बहू ड्रामा नहीं है, कोई मुख्तलिफ ड्रामा। आप कहीं भी जाएं, लोग अब जनरली बोल रहे हैं कि ड्रामा की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है, कंटेंट एंड द प्रोडक्शन वैल्यू एंड ऑल। लोग पीपल जो लोग कभी नहीं देखते ड्रामा वो भी बैठे और एक हेल्दी कंपटीशन नजर आ रहा है ना कि अब हमें कोई यूनिक चीज बनानी है। एंगेजिंग है ना। हाँ, कंटेंट अच्छा होगा तो लोग बैठेंगे। अब सिर्फ शबाना इतनी मुख्तलिफ कहानी है, इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उसमें नजर आ रहे हैं। मोअम्मा में हमें कितने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, एक और पाकीज़ा में कितने हैं। तो ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। तो अगर आप ड्रामास नहीं देख रहे, देखना शुरू कर दीजिए। अगर हमारा शो नहीं देख रहे उसको भी देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ड्रामे के बाद हमारे रिव्यू देख के आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। हम अगर कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहते तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक एंड शेयर भी करें, तो आपका लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। एक तरफ ड्रामा, उसके बाद फिर इन तीनों खवातीन का मज़ेदार रिव्यू। आप भी बीच में बहुत बोलते हैं। मुझे तो बस नीचे वही कह रहे थे, इसको तो चुप कराओ।